आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं का आज के सत्र में हार्दिक अभिनंदन है। भारत में यूरोपियों का आगमन इस अध्याय के विषय में पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। इस अध्याय के अंतर्गत पुर्तगालियों के आगमन विषयक चर्चा हमने विस्तारपूर्वक 2 वीडियो में की है। आज के इस सत्र में भारत में डचों के आगमन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि देखेंगे, किस तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ और किस प्रकार से भारत की ओर, एशिया की ओर, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ व्यापार की योजना तैयार की गई। डचों और पुर्तगालियों का संघर्ष किस प्रकार से हुआ, फिर अंग्रेज़ों के साथ इनका सामना और संघर्ष हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप समूहों के क्षेत्र से लेकर भारत तक भारतीय क्षेत्र पर किस प्रकार से इन्होंने अधिकार किया, तथा डचों के पतन के कारणों पर भी हम विचार करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत में डचों का आगमन। यूरोप से आने वाली जातियों में डच, जैसा कि आप परिचित हैं, हॉलैंड के रहने वाले थे, निवासी थे। नीदरलैंड या हॉलैंड इनका मूल देश कहलाता था। दूसरी जाति थी जिनका आगमन भारत में हुआ। इसके पूर्व पुर्तगाली भारत तक या एशिया के इन क्षेत्रों तक पहुंच चुके थे। डचों ने पुर्तगालियों की शक्ति को सीमित किया था। हॉलैंड में इस समय अनेक बैंकों की स्थापना हो रही थी। कई छोटी कंपनियां, व्यापारिक कंपनियों की स्थापना यहाँ हो चुकी थी। आपको ज्ञात होगा कि पुनः जागरण की घटना यूरोप में घट चुकी थी, जागरण आ रहा था। एशिया और भारत के साथ व्यापार करने के लिए यहाँ की कंपनियाँ बड़ी उत्सुक थीं। डच हॉलैंड निवासी थे। 1602 में भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से डच कंपनी की स्थापना हुई। डचों की नाविक शक्ति पर्याप्त दृढ़ थी और धीरे धीरे उन्होंने पुर्तगाली शक्ति को समाप्त कर दिया। 17वीं शताब्दी में पूर्वी समुद्र के क्षेत्र में डचों का व्यापार पर एकाधिकार कायम रहा तथा उन्होंने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के प्रभाव को इस क्षेत्र में लंबे समय तक स्थापित नहीं होने दिया या पुर्तगालियों को परास्त करके अपना अधिकार कायम किया। आइए अब देख लेते हैं डचों एवं पुर्तगालियों के बीच का संघर्ष किस प्रकार हुआ था। व्यापारी प्रतियोगिता के चलते पुर्तगालियों और डचों का संघर्ष प्रारंभ हुआ। दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में मसाले के द्वीपों में स्थित दक्षिणी द्वीप अम्बोयना को 1609 में डचों द्वारा पुर्तगालियों से छीन लिया गया। 1619 में डचों ने पुनः पुर्तगालियों को परास्त किया और जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है, उस पर अधिकार कर लिया। वहाँ बटाविया बंदरगाह इनके द्वारा स्थापित कर दिया गया। उसे पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसी प्रकार 1641 में मलक्का एवं 1658 में लंका के कुछ भागों पर भी डचों के द्वारा अधिकार स्थापित किया गया। जो क्षेत्र पूर्व में पुर्तगालियों के थे उनको इन्होंने छीना। 50 वर्षों में डचों ने पुर्तगालियों को अनेक स्थलों पर पराजित किया, परास्त किया और अंततः सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, मलक्का आदि पूर्वी द्वीप समूह और लंका तक, लंका के क्षेत्र से उन्हें खदेड़ दिया। अंग्रेज़ों के साथ भी इनका संघर्ष हुआ। 1615 में अम्बोयना के क्षेत्र से अंग्रेज़ों को डचों ने मार भगाया, पराजित किया। इसके पश्चात भी भीषण युद्ध में अंग्रेज़ दक्षिण पूर्वी द्वीपों में लेंटर, फ्लोरेन और मसाले के द्वीपों से परास्त होकर खदेड़ दिए गए। यहाँ से अंग्रेज़ पराजित हुए थे दक्षिण पूर्वी द्वीप समूहों में। डचों का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीपों से व्यापार करना था। यह आपको ध्यान में रखना होगा कि उनका मुख्य लक्ष्य भारत नहीं था। उनका मुख्य लक्ष्य दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों से व्यापार और उसके लाभ पर उनका ध्यान केंद्रित था। अपना प्रभुत्व स्थापित इसी क्षेत्र में वो करना चाहते थे। उनका ध्यान भारत की ओर अधिक नहीं था। उन्होंने दक्षिण पूर्वी द्वीपों को अपना केंद्र बनाया, जबकि अंग्रेज़ों ने भारत को अपना केंद्र बनाया। इस तरह से इनके उद्देश्यों में अंतर था। अंग्रेज़ भारत में स्थापित होना चाहते थे और डच दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों में स्थापित होना चाहते थे। इस कारण उनको सफलता उन्हीं क्षेत्रों में प्राप्त हुई। डचों को इंग्लैंड,
फ्रांस आदि देशों से यूरोप में निरंतर युद्ध करना पड़ा, जिससे डच कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हुई तथा इससे व्यापार को भी आघात लगा। डचों ने भारत में अंग्रेजों से अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं की। जैसा मैंने कहा, उनका ध्यान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, द्वीपों पर, जहाँ पर मसालों का व्यापार अधिक होता था, उस पर उनका ध्यान केंद्रित था। उन्होंने भारत को सीधा लक्ष्य बनाया ही नहीं, बल्कि उनके मार्ग में क्योंकि भारत आता था, इसलिए यहाँ से भी लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। इस कारण से वे दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में सफल हुए। अंग्रेज़ों को वहाँ से उन्होंने भगा दिया, लेकिन भारत में वो अंततः अंग्रेज़ों से पराजित होते हैं। भारत में अधिकार कहाँ कहाँ उन्होंने किया? मसूलीपट्टनम, पेटामोली, देवनामपट्टम में अपनी व्यापारिक बस्तियां इन्होंने स्थापित की थी। डचों का केंद्र पुलिकट था। यहाँ से वे अपनी व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करते थे। इनके द्वारा प्रथम 2 दशकों में सूरत, गोलकुंडा, पोर्टोनोवा, बम्बलीपट्टम में अनेक कारखाने स्थापित किए थे। इसके पश्चात डचों के द्वारा कोचीन, पूराखेद और त्रावणकोर में भी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की गईं। इनके द्वारा सूरत, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागापट्टनम में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे। परंतु डचों का मुख्य उद्देश्य, जैसा मैंने चर्चा की, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों से व्यापार करने का रहा था। अतः भारत के क्षेत्रों पर अधिकार उनके व्यापारिक मार्ग की एक कड़ी मात्र थे। इसी कारण डचों ने पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों अथवा अंग्रेज़ों से भारत में अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि उनका पूरा ध्यान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के क्षेत्र में केंद्रित रहा। किंतु इस तरह से भारतीय क्षेत्रों पर भी इन्होंने व्यापार और अधिकार किया था। डचों के पतन के कारणों पर विचार करेंगे। डच कंपनी की प्रकृति। डच कंपनी एक राष्ट्रीय कंपनी थी। इस कारण राष्ट्रीय फैसलों के अनुसार इसे चलना होता था। इसके कारण शीघ्र और आवश्यक निर्णय नहीं लिए जा पाते थे। इस कारण से ये लोग असफल रहे थे। सरकारी कंपनी की प्रकृति आप जानते हैं। इन कंपनियों में निर्णय लेने में बहुत देरी होती है, अफसरशाही इनमें हावी होती है। इस कारण से शीघ्र निर्णय ये नहीं कर पाते थे। कुशल नेतृत्व का अभाव था। कमी के कारण डच ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक सफल नहीं हो पाई थी। योग्य नेतृत्व जैसा अंग्रेज़ों के पास था, ऐसा इन्हें प्राप्त नहीं हो सका। हॉलैंड की कमज़ोर आर्थिक स्थिति थी। यूरोप में हो रहे लगातार युद्ध, संघर्ष तथा गलत आर्थिक नीतियों के कारण हॉलैंड की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। इस कारण डच ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक सफल नहीं हो पाई। निश्चित रूप से आर्थिक जो स्थिति होती है वह रीढ़ के रूप में कार्य करती है, और उसी की कमजोरी अगर हो तो सफलता संदिग्ध हो जाती है। यही इनके साथ हुआ। डचों की भारत में कम रुचि थी। जैसे हमने चर्चा की, डचों की अधिक रुचि दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों पर थी, जबकि भारतीय क्षेत्र में इनको अधिक रुचि नहीं थी। डचों के द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूह को प्राथमिकता दी गई तथा उन क्षेत्रों पर कठोर संघर्ष किया गया, जबकि भारतीय क्षेत्रों में इस तरह के संघर्ष की कमी देखते हैं। और हमने आपसे चर्चा भी की कि उन क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी द्वीप समूहों में अंग्रेज़ों को इन्होंने हरा दिया, किंतु भारतीय क्षेत्र में उनसे बचकर भाग निकले या ज़्यादा कड़ा संघर्ष यहाँ पर उन्होंने नहीं किया। शक्तिशाली अंग्रेज शत्रु। डचों के शत्रु अंग्रेज अधिक शक्तिशाली थे, जिनसे संघर्ष के कारण डचों की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गई तथा भारत में अंग्रेज अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूहों के क्षेत्र में डच इन पर भारी पड़े थे, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज उन पर भारी पड़े। शक्तिशाली अधिक थे अंग्रेज। गृह सरकार के क्षेत्र में भी, जल सेना के क्षेत्र में भी अंग्रेज ज़्यादा मजबूत स्थिति में थे। गृह सरकार से सहायता में कमी। डच कंपनी को गृह सरकार से सहायता प्राप्त नहीं हुई। यथा समय समुचित सहयोग प्राप्त नहीं होता था, जिसके कारण उनकी स्थिति भारतीय क्षेत्र में कमज़ोर सिद्ध हुई तथा उन्हें पराजित होना पड़ा। इस प्रकार आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी जो डच कहलाते थे, उन्होंने भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार तो किया, लेकिन उनका मूल उद्देश्य
मूल लक्ष्य भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार करके या भारतीय क्षेत्र से अधिक व्यापार करने का नहीं था, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई जो द्वीप समूह थे उन द्वीप समूहों पर उनका ध्यान केंद्रित था। इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान इस ओर नहीं दिया। यद्यपि यहाँ भी अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों से उनका संघर्ष हुआ, किंतु उनका ज़्यादा ध्यान केंद्रित जिस क्षेत्र में था उस क्षेत्र में उन्होंने सफलता प्राप्त की। भारत ने उन्हें अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी या डच कंपनी का भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार और व्यापार था।